हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेट के पीवाईक्यू को हम सॉल्व कर रहे थे। अगर लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। एक से एक उम्दा क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू के जो गेट के है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द साइज ऑफ द ग्राउंड एरिया इज 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग फोटो साइज इन द एरियल फोटोग्राफ इज 30 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो स्केल ऑफ द फोटोग्राफ हमको फाइंड करना है। एनईटी टाइप क्वेश्चन है तो टाइप करना है आपको, और 1:2 डैश रेशियो में हमें बताना है। पूरा इंटीजर में हमें आंसर करना है, तो डेसिमल में कोई भी आंसर को टाइप नहीं करना है। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें स्केल बताना है, और स्केल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, जो हमारा फोटो का डिस्टेंस है, जो फोटोग्राफ का डिस्टेंस है, और जो हमारा ग्राउंड पर डिस्टेंस लिया है, इसी के रेशियो को, जो हमारा मैप का डिस्टेंस है और जो हमारा ग्राउंड का डिस्टेंस है, इसी के रेशियो को हम स्केल बोलते हैं। इसी के रेशियो को हम स्केल बोलेंगे। यहीं पे अगर हम बात करें तो फोटोग्राफ में कितना हमारा आया है, फोटोग्राफ में अगर हम बात करें तो अगर इसको एक्स मान ले या इसको हॉरिजॉन्टल मान ले तो ये हमारा 30 सेंटीमीटर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर है हमारा 6 किलोमीटर। किलोमीटर है, इसको जब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, पहले से मीटर बनाऊंगी, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 और करूंगी, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा अब सेंटीमीटर में बन गया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। तो 1:2 4 0 हमारे 2 के बाद आएंगे, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि यूनिट हमें सेम बनानी होती है, तभी तो हम रेशियो में फाइंड कर सकते हैं। तो 1:20,000 ही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। जब स्केल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली अगर हम इसकी बात करें एरिया में, हम एरिया, तो स्केल का जो स्क्वायर है, जो स्केल का स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा। मैं एरिया ले लूँ मैप का, मैप का एरिया ऑफ मैप, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑन ग्राउंड। तो बेसिकली अगर बात करूं एरिया ऑफ मैप और एरिया ऑन ग्राउंड, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऊपर जो मैप है, अगर मैप की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 30 इंटू 15 ये मेरा एरिया हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो, अभी हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था, लेकिन एरिया है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जब इसको कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 2 से अगर फिर कैंसिल करते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा, और यहाँ पर जाएगा ये 5, फिर कैंसिल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो बेसिकली ऊपर आएगा हमारा 25 और नीचे आ जाएगा। तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केल का स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और नीचे आएगा मेरा 1000, ऐसे आएगा 10,000। कितने जीरो हैं, 3 एंड 4 5 5 0। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये फिर से हमारा 120,000 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऊपर वाला वे मोर इजियर है, आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ कोहेसिव सॉइल। तो सॉइल कैसी है मेरी, कोहेसिव सॉइल है। द टेस्ट स्पेसिमेन फेल्ड एट एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 76 किलो पास्कल। तो जो हमारा, अगर इसकी बात करें तो ये पहली बात तो यूसीएस टेस्ट है। इसकी बात करते हैं यहाँ पर, जिसपे फेल हुआ है वो है हमारा 76 किलो पास्कल। और द अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द सॉइल फाइंड करना है। तो अनड्रेन्ड कोहेजन ऑफ द सॉइल फाइंड करना है। बेसिकली हमें सी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अगर हम बात करते हैं तो हमें एक इक्वेशन पता है जिसको हम स्टार 5 स्टार इक्वेशन कहते हैं। σ1 = σ3 10 स्क्वायर थीटा, या फिर 45 + 5/2। और अगर हम बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा +2c 10 फाइ ब्रैकेट में हमारा 45 + 5/2। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोहेसिव सॉइल है, इसका मतलब जो फाइ की वैल्यू है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो σ3 पूरा हमारा 0 है, क्योंकि यूसीएस टेस्ट है। और σ1 की वैल्यू मुझे 76 दे रखी है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और अगर हम 10 की बात करते हैं तो 10 यहाँ पर हो जाएगा 45, 10 45, क्योंकि फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्योर कोहेसिव होने की वजह से फाइ की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। तो अगर हम यहाँ पर देखें 1045 की वैल्यू हमें पता है हो जाती है 1। तो 76/2 जो है मेरा कोहेजन का आंसर हो जाएगा। अगर आंसर की बात करते हैं तो 76 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा मेरा 38 किलो पास्कल। तो 38 किलो पास्कल विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द आईआरसी या फिर इंडियन रोड कांग्रेस किस ईयर में हुआ था? आप एक बार ईयर भी बताइएगा। गाइडलाइन एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है? अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग की फॉर्मूले की बात करते हैं तो एक होता है एनएल स्क्वायर अपॉन 2r। यहाँ पर ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला इसमें क्या होता है जरा बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं v प्लस 9.5 वी अपॉन 9.5 अंडर रूट में r। अगर हम बात करें तो एक होता है हमारा मैकेनिकल फैक्टर और एक होता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें बात की जा रही है कि किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो हम अगर बात करें तो क्या हॉरिजॉन्टल रेडियस कर्व पे डिपेंड करता है? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आप आर की वैल्यू देख सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल रेडियस कर्व पे डिपेंड करता है, तो ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर हम बात करते हैं क्या सुपर एलिवेशन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ई का कोई फैक्टर नहीं है, तो बी पे डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ लेन्स पे डिपेंड करता है, हाँ डायरेक्टली नंबर ऑफ लेन्स पे भी डिपेंड कर रहा है, तो सी भी करेक्ट है। क्या लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है? तो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब MSQ है ए एंड सी, ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन फॉर अ लोकेशन at noon is 183 degree 183 degree 30 seconds. Well, if the sun is exactly at on the geographical meridian at noon, exactly अगर geographic meridian at noon पे है तो magnetic declination of the location क्या है? तो magnetic bearing दे रखी है, true bearing क्या हो जाएगी मेरी 180 डिग्री हो जाएगी। तो true bearing क्यों? क्योंकि वो exactly noon पर है, तो मतलब 180 डिग्री मेरी true bearing हो जाएगी। ट्रू बियरिंग मेरी 180 डिग्री हो जाएगी। मैग्नेटिक बियरिंग की बात करते हैं तो वो मेरे को दे रखा है 183 डिग्री 30 सेकंड। वेल वहीं पे अगर हम बात करें तो डेक्लिनेशन की बात की जा रही है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की बात की जा रही है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, अगर डेक्लिनेशन की बात करें तो ये होता है हमारा ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग। इसको माइनस कर देते हैं तो 180 डिग्री में अगर मैं 183 डिग्री 30 सेकंड माइनस करूंगी, 183 डिग्री 30 सेकंड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 3 डिग्री और 30 सेकेंड। और माइनस का आने का मतलब क्या है कि वेस्ट में डिक्लिनेशन है, वेस्ट में डिक्लिनेशन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट में हमको डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, माइनस के वजह से वेस्ट में डिक्लाइनेशन देखने को मिलेगा, वो भी कितने का 3 डिग्री 30 सेकेंड का। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अगर मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करूं, SSD क्या होता है कि जब कोई व्हीकल हमें दिख रहा है, जैसे सपोज ये एक ए व्हीकल है और यहाँ पर से हमें बी व्हीकल अप्रोच करते हुए दिख रहा है या फिर हो सकता है उसके सामने चल रहा है, तो हमें इतनी डिस्टेंस मिल जाए कि हम ब्रेक लगाएं तो वो आराम से उससे बिना कोलाइड किए वहां हम स्टॉप हो जाए। मतलब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो उसके बाद वो आराम से स्टॉप हो जाए बिना कोलाइड किए बी से, तो ये इस डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पहला तो एक आता है लेग डिस्टेंस, क्योंकि आपने देखा, सोचा, पूरा प्रोसेस किया, माइंड ने सोचा कि क्या मैं निकाल पाऊंगा गाड़ी या नहीं निकाल पाऊंगा, ये पूरी प्रोसेस है। तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस लैग हो गई तो इसको बोलते हैं लेग डिस्टेंस। फिर आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करते ही तो होता नहीं है, ब्रेक की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जितनी डिस्टेंस उसने कवर की स्टॉप होने से पहले, उसको ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो इन दोनों के सम को ही हम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। वेल तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप और जो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द परसेप्शन रिएक्शन टाइम की रिएक्ट करने में जो लैग टाइम पूरा लग गया, पूरा हमने सोचा पीव थ्योरी यहाँ पर लगती है। पीव थ्योरी में पीव की जो फुल फॉर्म है जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो पीव थ्योरी यहाँ लगती है, तो परसेप्शन रिएक्शन टाइम जो हम यूजुअली TR जो लेते हैं वो 2.5 सेकंड लेते हैं, 2.5 सेकंड लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों को मिला के लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस मिलाकर हमारा SSD होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है हमारा 0.278 V इंटू TR, यहाँ पे TR की वैल्यू 2.5 हो जाएगा, प्लस V स्क्वायर अपॉन 254 ब्रैकेट में हमारा आता है FB प्लस माइनस S। तो अगर S की बात करें तो यहाँ पे ग्रेडियंट है, B की बात करें तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी, F की बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है। तो ये सब हमारे कुछ फैक्टर है और SSD का ये फॉर्मूला जो हम लगाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इस बात पे हमारे डिपेंड करता है, ए ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पे माइनस लगाया तो ये तो गलत हो जाएगा, और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है या सिर्फ जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम है बस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टैंडर्ड टेस्ट SPT, जो स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा SPT, पहले अगर इसकी बात करें, वॉज कैरिड आउट एट अ लोकेशन बाय यूजिंग
मैनुअली ऑपरेटेड हैमर, तो मैनुअली ऑपरेटेड हैमर को यूज करके हमने बेसिकली अगर बात करें एसपीटी टेस्ट किया है। ड्रॉपिंग सिस्टम विद एफिशिएंसी 50%, एफिशिएंसी जो रखी है वो हमारी 50% एफिशिएंसी दे रखी है। द रिकॉर्डेड एसपीटी वैल्यू एट अ पर्टिकुलर डेप्थ इज 28, तो जब 50% हमारा जो था उस पे हमारी जो एसपीटी वैल्यू आई है वो 28 आई है। जब ऑटोमेटिक है, इफ एन ऑटोमेटिक हैमर ड्रॉपिंग सिस्टम, उसकी एफिशिएंसी हमें 70% दे रखी है, तो कितनी एसपीटी वैल्यू उसने रिकॉर्ड की होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी जो है, बेसिकली अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है वो नंबर ऑफ ब्लोज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ ब्लोज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है और यहाँ से नंबर ऑफ ब्लोज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ एसपीटी वैल्यू जो है इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है कि अगर एफिशिएंसी को मैंने N1 माना है तो जो मेरा बेसिकली ये इसकी बात करूं तो ये मेरे इस ऐसे हो जाएगा, जो एसपीटी वैल्यू उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एफिशिएंसी 1 और N2 इज इक्वल्स टू, सॉरी N1 इज इक्वल्स टू मेरा एफिशिएंसी 2 और N2 ये मेरे इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो 0.5, क्योंकि 50% एफिशिएंसी है तो 28 एसपीटी देखने को मिला था। और अगर 70% एफिशिएंसी तो कितना देखने को मिलेगा, यही फाइंड करना है। तो डेसिमल से यहाँ से डेसिमल कैंसिल, अगर 7 से इसको कैंसिल करें तो 4 हो जाएगा और 5 × 4 हो जाएगा मेरा 20। मतलब अगर 70% एफिशिएंसी है तो N2 जो मेरी एसपीटी की वैल्यू है वो 20 देखने को मिलेगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलर ब्रेसलीव प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फॉर, तो जो हमारा पोलर ब्रेसलीव प्रिंसिपल है वो क्या चीज को, स्ट्रक्चर में क्या चीज को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ड्राइंग एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी फोर्स रेस्पॉन्स इन द स्ट्रक्चर, राइटिंग द वर्चुअल वर्क एक्सप्रेशन टू गेट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये गलत है बिल्कुल। सुपरपोजिंग द लोड, तो सुपरपोजिशन वाला हमारा थ्योरम होता है। सुपरपोजिंग द लोड इफेक्ट टू गेट द टोटल फोर्स रेस्पॉन्स इन द स्ट्रक्चर, रिलेटिंग द डिफ्लेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ मेंबर एंड कर्वेचर डायग्राम इन बिटवीन। ये तो M/EI वाली बात बोल रहा है, तो ये नहीं है। जो हमारा पोलर ब्रेसलीव प्रिंसिपल होता है बेसिकली ILD बनाने के लिए, जो हमारे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, ये हमारे प्रीवियसली ईयर में पूछा गया है। पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके जरा कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि जो लेंथ L1/L2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्या 4 आएगी या 2 या 0.5 या 0.25। PYQ है पूछा गया गेट में, तो आपका इसका आंसर बताना है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से ग्रुप है हमारा, तो आराम से ज्वाइन करिए और जरूर बताइएगा कि कैसे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।